सरोकार। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। प्रयागराज में माघ मेले को इस वर्ष महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी की समीक्षा करने योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचे। संगम में गंगा पूजन करने के बाद मेले की समीक्षा बैठक की और बताया कि 100 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये मेला बसाया जाएगा। पानी के लिए 200 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा दी गई है। इस साल मेले को विशेष रूप से सजाया जाएगा ताकि कुंभ मेले की तैयारियों को इस मेले में किया जा सके। वहीं योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की सकुशल संपन्नता के लिए माता गंगा की विधिवत पूजा भी की। इस पूजन में मंत्री नंदी, स्वतंत्र देव सिंह, जितिन प्रसाद, शहर के पहले नागरिक मेयर गणेश केसरवानी सहित मेले के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस लाइंस में मुख्यमंत्री का स्वागत मेयर गणेश केसरवानी, सतुआ बाबा, जिलाधिकारी नवीन सिंह चहल के साथ साथ अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अभी चुनाव होने में 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी। वहीं इन तैयारियों के बीच ओवैसी का एक बयान भी सामने आया, जिसमें वो कांग्रेस पर चढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक को साधने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बता दें, ओवैसी मुस्लिम सियासत के जरिए खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में जुटे हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के चलते अखिलेश यादव और ओवैसी का रिश्ता हमेशा से 36 का रहा है। वहीं सपा प्रमुख आज महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए, लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का, तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा चुनाव पे बयान दिया, कहने लगे कि हम वहां साथ नहीं थे तब भी हार गए। कांग्रेस से कहा है कि सबको साथ लेकर चलोगे तभी मोदी को हरा पाओगे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को साथ में इंडिया ब्लॉक में जगह मिलेगी, जो जिस तरह का उन्होंने इशारे किए हैं? जो इंडिया ब्लॉक पहले बना था, ये बातें पहले भी आई थी। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक वैसा ही है जैसे पहले था। सर, आप जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं? 105वां स्थान, मतलब सबसे बुरा अगर स्थान किसी का तो भारत का है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच के रेहुआ मंसूर गांव का रहने वाला रामगोपाल मिश्रा की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुरुवार को आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। एक आरोपी का नाम सरफराज जबकि दूसरे आरोपी का नाम तालीम बताया जा रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि उसने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, उसके बेटे मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया है। इस एनकाउंटर के बाद अब सियासी मुठभेड़ भी जारी हो गई है। साथ ही एनकाउंटर पर काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कई सियासी नेताओं का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर करवा रही है। नेताओं ने एनकाउंटर को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। वहीं आज जुम्मे की नमाज होगी। बता दें कि माहौल को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद,
और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दरिद्री ऐसी चीज दिख रही है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। आदरणीय योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी पुलिस प्रशासन काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है उत्तर प्रदेश में। और जो भी लोग कानून हाथ में लेंगे और अपराध करेंगे, उनको लेकर कार्रवाई पुलिस करती है और करती रहेगी और करती आई है पीछे भी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल, सीमांचल और भागलपुर में हिंदुओं की संख्या घट गई, अब हिंदुओं को एकजुट होना होगा। आगे गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं को संगठित करने के लिए हम हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में हिंदू बेटियों को मंडप से उठा लिया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को देखते हुए हम चाहते हैं कि लोगों के बीच एकता बनी रहे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया। राज्य के मदरसों में भी अब सांस्कृतिक पढ़ाई की। बता दें कि अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। बता दें, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए ये निर्णय लिया कि प्रदेश के मदरसों में संस्कृत की शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने गुरुवार को कहा कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड राज्य भर के 400 से अधिक मदरसों में वैकल्पिक आधार पर सांस्कृतिक शिक्षा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बात करते हुए बताया कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने पर लागू किया जाएगा। दिवाली से आने वक्त पहले रेलवे ने ट्रेन टिकटों की बुकिंग टाइमिंग में बड़ा बदलाव कर दिया। रेलवे ने एक अहम फैसला लेते हुए एडवांस टिकट बुकिंग को लेकर कहा कि अब यात्री 120 दिन के बजाय केवल 60 दिन पहले से ही यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। ये नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। रेलवे ने ये भी स्पष्ट किया कि 60 दिनों की ये अवधि ट्रेन यात्रा की तारीख को छोड़कर मानी जाएगी। हालांकि 31 अक्टूबर 2024 तक बुकिंग के पुराने नियम यानी 120 दिन की समय सीमा ही लागू रहेगी। वहीं रेलवे ने जानकारी दी कि कुछ विशेष ट्रेनों जैसे ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस पर ये नया नियम लागू नहीं होगा। बता दें कि ये नियम लागू किए गए ट्रेन की तरफ से, जिसपे अब नए विचाराधीन किए जाएंगे और नए तरीके से ये सारी चीजें लागू की जाएगी। बता दें कि ये रेलवे विभाग की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अब ट्रेनें बुक कराने की जो अवधि है 120 दिन से होकर 60 दिन की रहेगी। इसके बता दें कि जो पहले ट्रेनें लोग बुकिंग कराते थे, इसके लिए अब नया नियम लागू होगा। इन ट्रेनों के बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों तक की एडवांस बुकिंग की सुविधा पहले की तरह बनी रहेगी, यानी विदेशी यात्रियों पर इस नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए आप सरकार एक्शन मोड में है।
दिल्ली के सभी 13 हॉटस्पॉट में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौजूद रहने को कहा गया। आनंद विहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री प्रदूषण से प्रभावित सभी 13 क्षेत्रों में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। गोपाल राय ने बताया कि हॉटस्पॉट आनंद विहार में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को सभी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीपीसीसी, पर्यावरण विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें सिवान में हुई हैं। यहां अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छपरा, सारण और गोपालगंज में भी कई लोगों की मौत की खबर आई है। जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। तो वहीं डॉक्टरों के अनुसार जहरीली शराब पीने की वजह से जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया उनकी हालत बेहद खराब है। पटना के अस्पताल में भी जिन लोगों को इलाज के लिए रेफर किया गया उनमें से ज्यादा लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जोहार, जय झारखंड। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में 35 साल